स्कूल रिजल्ट देखा, स्कूल रिजल्ट बहुत अच्छा लेकिन नीट में नहीं हुआ, तो क्या रिएक्शन था? मैं जब नीट दे के आई थी, मैं इतना रोते हुए आई थी। मैंने तभी मम्मा पापा को बोल दिया था कि मम्मा पापा पॉसिबल ही नहीं है, हो जाएगा। मेरी फिजिक्स छूट गई है लेजिट। बोर्ड्स प्लस नीट मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये होता है कि एक बार बोर्ड जो है वो बहुत बेसिक है, मतलब मैंने केमिस्ट्री करी थी तो बोर्ड लेवल की करी थी, तो नीट हो जाता है उससे। और बोर्ड लेवल की नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आप नीट पे जा सकते हो। जिस दिन आपने नीट 2024 अटेम्प्ट किया, उस दिन आपने डिसीजन लिया, तो वो डिसीजन लेना टफ था, इजी था? फैमिली के क्या रिएक्शन था ड्रॉप लेने पे? मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि थोड़ा इतना इजी रहेगा। मेरे को तो हुआ था कि ड्रॉप लेना है, बट मेरे को बहुत डर लग रहा था पहले अपने पेरेंट्स को बताने में कि मैं ड्रॉप ले लूँ। बट फिर एक ही बार उन्होंने खुद ही बोला कि अगर तू सैटिस्फाइड नहीं है, तेरे को ड्रॉप लेना है, तेरे को एक और अटेम्प्ट देना है तो दे दे। 11th में सबसे बड़ी गलती क्या रही जो आज लगता है अवॉइड हो सकती थी? कि मैंने कभी किसी से नहीं, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसे करना है, तो मैंने एक बात करके ट्राई नहीं किया कि मैं अप्रोच लूँ किसी से, कैसे करना होता है, बात करूँ। नीट के लिए ना मेरे को जो लगता है कि बहुत पॉइंट टू पॉइंट आपको बहुत बार बार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप बार बार लॉस्ट फील करोगे, आप बार बार थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जाओगे, बट यू नीड दैट गाइडेंस जो वापस आपको दिखाएं कि नहीं आपको ऐसे ऐसे करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद मनीष सर। और आज इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे रैंक के बारे में, नहीं जर्नी के बारे में। एक स्टूडेंट जिसकी रैंक 12th के साथ नीट में 1,83,000 84,000 थी। फिर उसके बाद उस स्टूडेंट ने एक ड्रॉप लिया। ड्रॉप ईयर में उसने मेहनत की और आफ्टर ड्रॉप ईयर जो उसका रिजल्ट था नीट 2025, जो कि सबसे टफ नीट एग्जाम आया था, उसमें उसकी रैंक थी 17,000। इस एक साल ड्रॉप के दौरान उसने कैसे प्रिपरेशन की और कैसे उसने सेल्फ डाउट से वो बाहर निकली, कैसे उसका सफ़र ये रहा, जर्नी कैसी रही, इस बारे में हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना। आपको समझ आएगा कि तैयारी जो होती है उसकी जर्नी 11th से स्टार्ट होती है, बच्चा 11th में क्या गलती करता है, और तो ये सब हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट का नाम है हिमांशी, करेंटली इन एएसएमसी देवरिया मेडिकल कॉलेज। वेलकम हिमांशी टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके, नीट टफेस्ट नीट एग्जाम निकाल के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद? अच्छा ही लग रहा है। ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। नीट, वो भी 2025 वाला, जब सारे बच्चे रोते हुए ही बाहर निकले थे और आप भी उनमें से एक थे। मुझे याद है, रोते हुए बाहर निकले थे एग्जाम सेंटर से, और फिर काउंसलिंग के दौरान धीरे धीरे पता चला कि मिल ही जाएगा कॉलेज, तो ऑब्वियसली बहुत ग्रेट फीलिंग होगी। तो ये जो डॉक्टर बनने का सपना था, ये आपने कब देखा था पहली बार? मतलब इतना था कि साइंस में इंटरेस्ट है, कॉमर्स मैथ नहीं पसंद। और मतलब ये था कि एक शिफ्ट था कि हाँ, इसी लाइन में जाना है। मतलब बहुत डाउट्स भी थे और इतना क्लैरिटी नहीं था, बट धीरे-धीरे जब लिया और उसके बाद पूरी क्लैरिटी हो गई थी कि सही डिसीजन था, बट इतना क्लियर कट नहीं था कि नहीं अब तो डॉक्टर ही बनूँगी। अच्छा, 11th में क्लियर कट नहीं था। मतलब बहुत डर था कि बन पाऊँगी, क्या होता है क्या, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है। ओके। तो एक बहुत न्यू कॉन्सेप्ट था मेरे लिए। ओके, सेल्फ डाउट तो रहता ही है। और मैं एक और बात बताऊंगा कि ये बच्ची मेरे मेरे पास 11th में थी, 12th में, देन ड्रॉप ईयर में। 11th और 12th के दौरान कभी इसने नहीं बोला था कि सर मैं ड्रॉप लूंगी। इसका ये था 12th के बाद नीट देना है, नीट के बाद जो होगा देखेंगे, लेकिन मैं ड्रॉप नहीं लूंगी। लेकिन 12th के बाद जब नीट 2024 दिया था, और जब ही इसका डिसीजन था नहीं सर मैं ड्रॉप लूंगी, मैं तैयारी करूंगी, तो वो सडन शिफ्ट ऑफ डिसीजन ये कैसे आया? मेरे को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं लेना था। मेरे को लगता था कि एक अटेम्प्ट दो, फिर जो हो गया, हो गया। ओके। और मेरे को बहुत तब भी डाउट रहते थे कि मैं अगर अभी नीट क्रैक नहीं कर पाई तो मैं एमबीबीएस कैसे कर लूँगी? वो तो और डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर एक अटेम्प्ट में नीट ही नहीं हो रहा तो एमबीबीएस कैसे आप एक अटेम्प्ट में कर लोगे? बट मेरा वो थोड़ा गलत था। और मतलब जब 2024 का अटेम्प्ट दिया था तो मेरे को देते ही पता चल गया था कि इस साल तो नहीं हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, मेरा पेपर बहुत खराब हुआ था। तो मतलब उस एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही हो गया था कि नहीं, दिस इज़ नॉट इट, एक और अटेम्प्ट तो देना है।
नहीं, ये है, ये करना है अब मेरे को। ओके, उसी टाइम हो गया था, मतलब निकलते हुए मैं जब आ रही थी और मेरे को था कि नहीं, ठीक है। ड्रॉप लेना है तो अब। ये उसी दिन का ही शिफ्ट ऑफ डिसीजन था सब कुछ। उसी टाइम का था, मतलब पेपर दे के मैं निकल रही थी और आई वाज़ लाइक नो। ओके, ग्रेट। ये जो थोड़े टॉपर टाइप बच्चे होते हैं जिन्होंने 10th 11th 12th हमेशा से थोड़ा अच्छा स्कोर किया है, तो उनके लिए 1,83,000 रैंक बेकार ही होती है। वैसे ओवरऑल देखिए तो ये रैंक कोई इतनी बुरी भी नहीं है 25 लाख स्टूडेंट में। रैंक की बात भी नहीं थी, बट मेरा मतलब मैं सब कुछ ही गलत करा था, कि मतलब मेरी तैयारी भी एक तरह से गलत थी और मैं जैसे कर रही थी पेपर, मेरा पेपर छूटा था। ओके, मेरे पास प्रैक्टिस नहीं थी और मेरे को अपनी गलतियाँ बहुत दिख गई थी पेपर देते हुए कि मैंने क्या गलत किया है। ओके, एंड मेरे को था कि ये सब सही करना है मेरे को अब, इतना बुरा तो मैं नहीं करूँगी। ओके। ये बहुत ब्रिलियंट बच्ची थी एक, है मतलब अभी भी ऑब्वियसली। तो जिसने 10th 11th 12th हमेशा से थोड़ा बहुत अपर लेवल पे स्कोर किया है, ऑलमोस्ट स्कूल टॉपर टाइप, और फिर नीट ना निकलना, तो ऑब्वियसली अपनी गलती रियलाइज होती है बच्चे को कि हाँ मैंने 11th 12th में क्या गलत किया है। तो उस जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो हिमांशी, जब आपने 11th में नीट का सोचा तब माइंडसेट क्या था, सीरियस या कैजुअल? दोनों थे, मतलब बहुत, जब आप 10th से डायरेक्ट 11th में बायो में शिफ्ट होते हो तो बहुत न्यू सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं और मतलब एक गाइडेंस हमेशा चाहिए होती है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। मतलब कैसे पढ़ना है, सब कुछ सब्जेक्ट्स बहुत नए इंट्रोड्यूस होते हैं और फिर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी तैयारी करनी होती है। तो मैं पहले तो बहुत कन्फ्यूज़ थी कि क्या कैसे करना है, एकदम हम्म, लॉस्ट हो गई थी बीच में कि क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या कैसे पढ़ना होता है, कुछ भी नहीं पता, बैकग्राउंड में कोई नहीं है, कोई गाइडेंस के लिए नहीं है और मैं आपसे भी नहीं पहले पूछ पाती थी, हाँ, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट थी पहले। ये एक फैक्ट है। ये 11th मतलब 12th एंड में बात करनी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट की थी इसने, मतलब अपने डाउट्स पूछने। 11th तक तो बहुत, 11th और 12th के स्टार्टिंग तक बहुत इंट्रोवर्ट, किसी से नहीं बात करती थी बच्ची। क्योंकि वो कोरोना टाइम था, लॉकडाउन से सीधा 11th में ऑफ़लाइन मोड पे शिफ्ट हुआ था, तो एकदम से जाके एक तो पहले पढ़ने की इतनी आदत नहीं थी क्योंकि हम्म, सब ऑनलाइन हो गया था, फिर एकदम से ऑफ़लाइन स्टडीज़ पे शिफ्ट भी हुआ और फिर एकदम से 11th की पढ़ाई के साथ। तो वो एक मोमेंटम गेन करने में बहुत टाइम लग गया था मुझे हम्म, कि कैसे दोबारा नॉर्मल मोड पे आना है पढ़ने में और फिर फिज़िक्स हम्म, कैसे करनी है, केमिस्ट्री कैसे करनी है, बायो है तो एक पूरे सब्जेक्ट, मतलब मुझे बॉटनी नहीं पसंद थी, मुझे बॉटनी हाँ पहले हाँ। बहुत बुरी लगती थी। तो मतलब बहुत टाइम लगा था सब समझने में कि कैसे करना है। तो 11th में बच्चों को अक्सर दिक्कत आती ही है स्टार्टिंग में एडजस्ट होने में, बिकॉज एक साइंस एक बुक से सीधा तीन बड़े बड़े सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो 11th की प्रॉब्लम आती है। 11th में ये भी होता है कि अब नीट के लिए पढ़ना है क्योंकि हम्म, 11th में बहुत ज़्यादा होता है कि अब ले लिया तो अब तो सीरियस होके नीट पढ़ना है। हाँ, बट फिर नीट भी करना है, फिर स्कूल भी साथ-साथ चल रहा होता था और मेरे को इतनी आदत नहीं थी पहले स्कूल से छुट्टियाँ लेने की, तो मैं रोज़ स्कूल चली जाती थी। फिर मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो आपको सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्कूल से नहीं होता। वरना हम्म, मेरे को इतना समझ नहीं आता था डिफरेंस कि स्कूल वाले जो पढ़ा रहे हैं और जो कॉम्पिटिटिव है उसमें कितना ही अप्रोच में डिफरेंस है, बट अप्रोच थोड़ी बहुत डिफरेंट रहती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, बट मेरे को फिर वही था, मैं पहले स्कूल रोज़ जाती थी, रोज़ स्कूल जा रही हूँ मैं, मेरा बहुत टाइम वेस्ट करके आती थी मैं स्कूल में। तो जो भी 11th के बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके पेरेंट्स, तो वो शायद इस बात को समझेंगे कि भाई अगर बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है ऑनेस्टली तो, और वो छुट्टी करना चाह रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ। ग्रेट। 11th में सबसे बड़ी गलती क्या रही जो आज लगता है अवॉइड हो सकती थी? अ, कि मैंने कभी किसी से लाइक मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसे करना है, तो मैंने एक बात करके ट्राई नहीं किया कि मैं अप्रोच लूँ किसी से, कैसे करना होता है, बात करूँ। उस वज़ह से मेरा पूरा साल बर्बाद हुआ था 11th का, मेरी पूरी 11th बैकलॉग बन गई थी एक तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे थे, मैं सीधा सिर्फ़ स्कूल का पढ़ रही थी, सिर्फ़ सीबीएसई लेवल पढ़ रही हूँ, मैं एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं कर रही, मैं मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर रही, मेरी 11th की मॉड्यूल जैसे बिल्कुल नई की तरह पड़ी रहती थी और फिर क्लासेस में इतनी सीरियस नहीं थी मैं, पेपर मिस कर देती थी जो इंस्टीट्यूट में हम्म, होते थे, तो वो बहुत बड़ी गलती थी नहीं करना तो। ओके। तो 11th में बच्चा स्टार्टिंग में ये गलती करता है मुझे लगता है, और
जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, इसमें आई थिंक बच्चे को अप्रोच ज़रूर करना चाहिए। टीचर्स होते ही हैं, पेरेंट्स, टीचर बहुत लोग होते हैं गाइडेंस के लिए, लेकिन बच्चा अगर अप्रोच नहीं करेगा तो शायद प्रॉब्लम आ जाती है कम्युनिकेशन में। मतलब नीट के लिए ना मेरे को जो लगता है कि बहुत पॉइंट टू पॉइंट आपको बहुत बार-बार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। हुँ, आप बार-बार लॉस्ट फ़ील करोगे, आप बार-बार थोड़ा-सा आउट ऑफ ट्रैक जाओगे, बट यू नीड दैट गाइडेंस जो वापस आपको दिखाएँ कि नहीं, आपको एग्ज़ैक्टली। ऐसे-ऐसे करना है। और फिर मैंने बाद में जब आपसे बात करा था ड्रॉप में, फिर वो आप गाइडेंस बने थे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, 11th में बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में कौन-सा सब्जेक्ट सबसे टफ लगा? 11th में तो फिज़िक्स। अच्छा, 11th में फिज़िक्स। मेरी 11th की फिज़िक्स हमेशा से बहुत वीक रही है। 11th की फिज़िक्स सबकी ही वीक रहती है। एक फिज़िक्स वीयर टाइप फैक्टर रहता है। मैं ज़्यादा पढ़ती भी नहीं थी फिज़िक्स उस टाइम। मतलब बायोकेमिस्ट्री में फिर भी पढ़ती थी, बट फिज़िक्स मेरे को समझ ही नहीं आती थी कैसे पढ़नी है, कैसे क्वेश्चन, मुझसे क्वेश्चन होते ही नहीं थे। अच्छा, ये भी बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, समझ आ गए तो क्वेश्चन नहीं हो रहे। इसके लिए क्या करना चाहिए 11th के बच्चों को, अभी कोई आपसे गाइडेंस ले तो? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहे जितने तो नहीं भी हो रहे, लगे रहो और हाँ, डाउट्स पूछते रहो। हाँ, और फिर वो कॉन्सेप्ट समझो क्या कैसे हो रहा है। एट द एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आती है फिज़िक्स तो। ओके, ग्रेट। और तो कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, मतलब मेरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं थे। मेरे को ये बाद में जब मैंने दोबारा क्लियर करे थे हुँ, प्रॉपर में, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत खराब थे। ओके। तो ये भी बहुत ज़रूरी है 11th के बच्चों के लिए, अगर फिज़िक्स से डर रहे हो तो कांसेप्ट्स पे काम करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। जितनी ज़्यादा करोगे, डाउट्स लोगे, शायद उतनी ज़्यादा क्लियर होती हाँ। रहेगी फिज़िक्स। ग्रेट। क्या 11th में बैकलॉग बना, और हाँ तो कैसे? पूरी 11th ही पूरी बैकलॉग थी? 11th ही बैकलॉग थी अच्छा, क्योंकि मेरे को बॉटनी नहीं पसंद थी, बॉटनी मुझसे याद नहीं होती थी। तो मेरे बायो में बॉटनी भी पूरी ऑलमोस्ट बैकलॉग थी। मैंने प्लांट किंगडम एक बार भी नहीं पढ़ा था। अच्छा। मैंने जस्ट अपने एग्ज़ाम से पहले पढ़ा था प्लांट किंगडम, और मुझे वो याद नहीं हुआ था, बस रटा था। और फिर फिज़िक्स तो मेरे को आती ही नहीं थी। थोड़े बहुत चैप्टर्स थे जो थोड़े बहुत आते थे, ग्रेविटेशन टाइप्स की हुँ, ईज़ी-ईज़ी चैप्टर्स 3-4 आते हैं। और इतना था कि मैं स्कूल लेवल पास कर सकती हूँ, बट नीट लेवल का तो कुछ नहीं आता था। अच्छा, ओके। और 11th में कितनी परसेंटेज थी स्कूल एग्ज़ाम में, स्कूल में? 82। ओह माय गॉड! मतलब स्कूल लेवल पढ़ के 82, जिसमें आपको नीट लेवल नहीं आता था, लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ें तो पता ही थी। हाँ, मतलब स्कूल लेवल कर सकती थी मैं। ठीक है। 11th के एंड तक आपको लगा था कि नीट हो जाएगा या कन्फ्यूज़न थी? बहुत कन्फ्यूज़न थी, ये हो गया था कि अगर मतलब मेरे को था ड्रॉप इन तो नहीं रि बनना है, तो 12th के साथ पूरी 11th अब तो पढ़नी पड़ेगी, अब तो अच्छा, बहुत अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, पूरा अच्छा, साल बर्बाद हो गया है। ओके, ठीक है। तो 11th की जर्नी ये थी, और 12th में आ गई अब। 11th पास आउट करके 12th में, तो 12th ने क्या अप्रोच चेंज की? सबसे पहले मैंने क्लासेस रेगुलर करना शुरू करा था, स्कूल जाना थोड़ा कम किया, क्लासेस लेना स्टार्ट किया, पेपर मिस करने छोड़े और सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा इंक्रीज़ किया, मॉड्यूल्स करना स्टार्ट किया, डाउट्स लेना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, तो उससे बहुत चेंजेस आए थे। ओके, इससे चेंजेस आए, लेकिन फिर भी दीज़ चेंजेस आर नॉट इनफ टू क्लियर नीट अलोंग विथ 12th। क्योंकि मैं तब भी थोड़ा बहुत फिर भी मतलब मेरा बैकलॉग बनता जा रहा था, तो मैं फिर सीबीएसई शिफ्ट हो गई थी कि अभी पहले सीबीएसई पढ़ लेती हूँ, बोर्ड्स आ गए थे और फिर स्कूल 12th में यही होता है कि आपके प्री बोर्ड्स आ गए, आपके हुँ, प्रैक्टिकल्स हैं, और मैं प्रैक्टिकल क्लासेस पे बहुत ध्यान देती थी स्कूल में भी कि ओके, प्रैक्टिकल्स हैं, तो मैंने आज तक एक प्रैक्टिकल मिस नहीं किया था स्कूल ओके, में। तो फिर वही था कि स्कूल भी हफ्ते में 3 दिन जाती थी, फिर आके सेल्फ स्टडी करनी है, क्लासेस हैं, और कहीं न कहीं बैकलॉग 12th में भी बन गया था उस वजह से, तो फिर 12th का भी कवर करना है, फिर 11th भी कवर करनी है। ओके, ठीक है। बोर्ड्स प्लस नीट मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कितना? होता है मतलब मेरे को तो आई थी दिक्कत। ये होता है कि एक बार बोर्ड्स जो हैं वो बहुत बेसिक है, मतलब मैंने केमिस्ट्री करी थी तो बोर्ड लेवल की करी थी, तो नीट हो जाता है उससे। नो, और बोर्ड लेवल की नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आप नीट पे जा सकते हो। हुँ, तो मैंने यही सोचा था, मुझसे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कवर नहीं हो पा रहा था कि अभी पहले मैं बोर्ड लेवल पे फ़ोकस करती हूँ, फिर बोर्ड प्री बोर्ड्स हो जाएँगे अच्छे से, पता चल जाएगा कि बोर्ड लेवल अच्छे से हो गया, उसके बाद फिर हम नीट पे शिफ्ट कर जाएँगे, क्योंकि एक बार बेस बन गया तो फिर
इतनी दिक्कत तो नहीं आएगी। बिल्कुल, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर कोई बच्चा 12th में है और नीट लेवल तक नहीं पहुँच पा रहा, तो एटलीस्ट वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बोर्ड लेवल पे सीबीएसई लेवल, बिकॉज़ सीबीएसई का लेवल भी अब अच्छा खासा है, जो 16 हुँ। एमसीक्यूज़ आते हैं, वो भी बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। तो अगर वो क्वेश्चंस भी बच्चा अच्छे से कर ले सीबीएसई लेवल भी, तो आई थिंक वो 60% नीट कवर कर रहा है, शायद मोर देन दैट। एनसीईआरटी बेसिक होती है, केमिस्ट्री है तो एनसीईआरटी करनी है, हुँ, बायो है तो एनसीईआरटी ही करनी है। तो फिर आप नीट भी 80% कवर कर ही रहे हो बिल्कुल, एनसीईआरटी कर रहे हो तो। हाँ। बिना एनसीईआरटी के तो ना बोर्ड होगा ना हाँ, नीट नीट होगी। होगी, ब्रिलियंट। 12th में मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा था? 12th के दौरान भी बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे आपने नीट के, तो क्या रहा? मेरी गलती थी कि मैंने ज़्यादा नहीं दिए थे। आपने मेरे को बहुत पुश किया था, मुझे हुँ, याद है कि मेरा सिलेबस ही नहीं हो पा रहा था। मेरे को तब रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मॉक टेस्ट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। हुँ, 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 आप बोल रहे थे कि नहीं देने आ, तो मैं देने आई थी। बट मेरे को मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस तब पता नहीं थी। मैंने एक भी मॉक टेस्ट एनालाइज़ नहीं किया था उस टाइम पे। मुझे लगता था कि अभी एनालाइज़ करके क्या ही फ़ायदा होगा? मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ है अभी। तो मैं सिलेबस पे ही ज़्यादा फ़ोकस कर रही थी उस टाइम पे। और नंबर भी नहीं आ रहे थे तो मन भी नहीं करता था एनालाइज़ करने का। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है 12th क्लास के बच्चों की, जो वो इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वो हाँ, नीट के लिए सीरियस हैं तो। सिलेबस इतना है कि कभी फ़ील ही नहीं होगा कि 100% हो गया है, बट हुँ, मॉक टेस्ट देना इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो जितना आता है कम से कम वो अटेम्प्ट करो, उसे एनालाइज़ करो, और जो नहीं आता नेक्स्ट टेस्ट में उसे टारगेट लेके चलो कि 2 चैप्टर और पढ़ के आने चाहिए नेक्स्ट हुँ। टेस्ट में, स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। जब रिजल्ट आया और रैंक आई 1,83,000, उस दिन आपका इमोशनल रिएक्शन था या क्या रिएक्शन था? टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्टेड ही था कि नहीं होने वाला है और ड्रॉप तो ले ही लिया था, तो इतना कुछ तब फ़र्क नहीं पड़ा था कि कोई बात नहीं, अब ड्रॉप ले लिया है, अब अच्छे से करना है। हुँ, ओके, तो 1,83,000 रैंक से खुश थे या नहीं थे? या ओके-इश था कि यार चल ठीक है, ठीक है, अब तो करना ही है, जब ड्रॉप ले ही लिया है, तो अब ठीक जो भी रैंक आए क्या ही फ़र्क पड़ता है। ओके। क्या उस वक़्त ड्रॉप लेने का डिसीज़न ईज़ी था? 12th मतलब 12th का जिस दिन आपने नीट 2024 अटेम्प्ट किया, उस दिन आपने डिसीज़न लिया, तो वो डिसीज़न लेना टफ़ था, ईज़ी था? फैमिली के क्या रिएक्शन था ड्रॉप लेने पे? मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि थोड़ा इतना ईज़ी रहेगा, इतना भी नहीं था बट जितना मुझे नहीं था कि एक्सपेक्टेड कि इतना ईज़ी हो जाएगा, उतना था क्योंकि मेरे को तो हुआ था कि ड्रॉप लेना है बट मेरे को बहुत डर लग रहा था पहले अपने पेरेंट्स को बताने में कि मैं ड्रॉप ले लूँ। ओके। बट फिर एक ही बार उन्होंने खुद ही बोला कि अगर तू सैटिस्फाइड नहीं है, तेरे को ड्रॉप लेना है, तेरे को एक और अटेम्प्ट देना है तो दे दे। हुँ, तो मैंने बोला हाँ, मुझे देना है, तो वो तो बहुत मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे एंड फिर मैंने थोड़ा बहुत डर तो बहुत लग रहा था कि ड्रॉप बहुत वो होता है कि आपके सारे फ्रेंड्स आगे जा रहे हैं, आप बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो एंड हुँ। अब हो जाएगा, कैसे होगा? बहुत डाउट्स और आते अगले हैं। साल होगा या नहीं वही होगा? वर्थ इट रहेगा और नहीं हुआ तो क्या करोगे फिर? कोई हुँ, बैकअप नहीं है एंड पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो उस सपोर्ट का फ़ायदा होना चाहिए। तो वो बहुत था उस टाइम पे तो डर लगा हुआ था बट फिर ये था कि अब लेना है, करके ओके, देखना है। ठीक है। और इस बच्ची ने ड्रॉप जिस दिन नीट 2024 दिया, फिर ड्रॉप का डिसीज़न ले लिया। आई थिंक 3 या 4 दिन बाद मेरी इससे मॉर्निंग में बात हुई थी, क्रिकेट खेलने गई हुई थी। हाँ, फिर उस दिन मिलने आई, जब तक तो ऑलरेडी पता चल चुका था, बता दिया था कि सर नहीं होने वाला, हाँ। तो ड्रॉप लूँगी। फिर ये मिलने आई और देन इसने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की। अब ड्रॉप ईयर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले क्या पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था 12th के रिज़ल्ट के बाद? क्योंकि 12th का रिज़ल्ट होता है वो बहुत अच्छा था आपका। हुँ। बायोलॉजी में 97, स्कूल टॉपर, और भी सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर किया था। तो स्कूल रिज़ल्ट देखा, स्कूल रिज़ल्ट बहुत अच्छा, लेकिन नीट में नहीं हुआ, तो क्या रिएक्शन था? मैं जब नीट दे के आई थी, मैं इतना रोते हुए आई थी, मैंने तभी मम्मा-पापा को बोल दिया था कि मम्मा-पापा पॉसिबल ही नहीं है हो जाएगा। मेरी फिज़िक्स छूट गई है लेजिट ओके, और मेरे को नहीं आता था। तो मैंने उन्हें प्रिपेयर कर दिया था कि नहीं होने वाला है। तो तब भी रिज़ल्ट आने पे उन्होंने भी यही बोला कि अब तो ड्रॉप ले लिया और तूने बोला ही था नहीं होगा तो। ठीक है। और 12th के रिज़ल्ट का क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का? वो तो खुश ही थे। बस आप खुश नहीं थे। नहीं, मैं भी सैटिस्फाइड हूँ अब मतलब उस टाइम पे मेरे को लगा था कि ज़्यादा आ सकते थे,
बट फिर अच्छे ही आए हैं। ठीक है, मैं ये भी एक कहानी बता दूं। 9th क्लास में बच्ची का स्कोर था 97%। हाँ, 10th में 98 की नहीं उम्मीद थी, नहीं आए थे। 96 था, अच्छा, 10th में 9th में 96% था, 10th में 97 की उम्मीद थी, नहीं आए थे तो बहुत रोई थी। तो ये टॉपर्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। वो बस एक मोमेंट के लिए रोई थी क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, बट फिर मैं सैटिस्फाई हो गई थी कि हाँ, ठीक है, अच्छे आए हैं। तो अब एमबीबीएस में जाके तो एक्सपेक्टेशंस रखना। अब तो फेल भी होके खुशी होती है। ठीक है, क्या कभी लगा कि शायद नीट मेरे लिए नहीं है? बहुत बार। बहुत बार। 11 12 ड्रॉप ईयर में भी? बहुत बार लगा, मतलब ये हो जाता है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, सही डिसीजन है, नहीं है। और 11th-12th में कोई गाइडेंस के लिए भी था नहीं, तो बहुत लगता नहीं, था। शायद गाइडेंस के लिए था, अप्रोच नहीं किया था। मैंने अप्रोच नहीं हाँ, किया। अच्छा। तो तब तो बहुत लगता था कि क्या करूँगी मैं? अगर नहीं हुआ तो मेरे को ड्रॉप भी नहीं लेना है और मेरे पास कोई बैकअप ऑप्शन भी नहीं है, मैं क्या ही करूँगी? अच्छा। तब लगता था कि नीट तो बहुत ही टफ है, नहीं होगा, नीट मेरे जैसे बच्चे के लिए नहीं होता। ओके, तो अभी हम ड्रॉप ईयर की जर्नी पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो अभी 12th क्लास के बच्चे हैं, जिन्हें अभी हार्डली जनवरी स्टार्ट हो गया है, तो मई में नीट देना है और साथ साथ फैब में बोर्ड एग्जाम भी देने हैं, उनके लिए अभी के लिए बेस्ट एडवाइस क्या हो सकती है? इन 4 महीने वो क्या क्या करें कि बोर्ड्स को भी अप्रोच कर लें और नीट एग्जाम भी दे दें? अभी तो यही है कि फ़ेब में अगर बोर्ड्स हैं तो अभी थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड 12th की पढ़ाई करें, कि अभी 12th की बायो की एनसीईआरटी पढ़ें, 12th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ें, 12th की फ़िज़िक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें और फिर बोर्ड ख़त्म होते ही 11th पे आएँ और 11th पढ़ के फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। ब्रिलियंट। तो अभी के लिए बेस्ट अप्रोच यही हो सकती है सारे 12th के बच्चों के लिए कि इस 1 महीने 12th बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बोर्ड लेवल प्लस नीट लेवल की, मतलब एनसीईआरटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम्हारा 12th के पोर्शन में तुम्हें प्रॉब्लम ना आए। और फिर अराउंड 1.5 मंथ मिलता है बोर्ड एग्जाम के बाद नीट तक, उसमें 11th रिवाइज करो और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट से 12th की गलतियां पता चलती रहेंगी, उनका रिवीजन होता रहेगा और 11th रिवाइज करके मॉक टेस्ट देते रहो। ड्रॉप ईयर, द टर्निंग पॉइंट। और फिर इस बच्ची ने लिया ड्रॉप और इसने 1 साल सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर, पहले भी ये दूर ही थी वैसे 11 12 हाँ, के दौरान ही, हाँ। बस 12th पास करते ही एक बार इंस्टाग्राम पे झलक दिखी थी नीट हाँ, के बाद, 1-2 महीने के लिए आई थी फिर फिर डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट कर दिया। तो थ्रू आउट द नीट जर्नी हाँ, ड्रॉप ईयर। हाँ। ब्रिलियंट। तो ये सोशल मीडिया से दूर रहना बहुत जरूरी है, ये हाँ, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। बहुत बड़ा। ठीक है, तो ड्रॉप ईयर स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले क्या चेंज किया? पहले तो मतलब मैंने प्लान बना लिया था कि अब इतने घंटे तो सेल्फ स्टडी करनी ही है, बैठ के मॉड्यूल्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। क्योंकि मैंने मॉड्यूल्स को बहुत इग्नोर किया था 11th-12th में एंड मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल से ही अच्छी हो पाएगी। ओ, तो मैंने क्लासेस रेगुलर स्टार्ट करी, मैंने वही मॉड्यूल स्टार्ट करे, सेल्फ स्टडी पूरा बैठ-बैठ के नहीं अब तो पढ़ना ही है, अब ड्रॉप ले लिया, अब तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, एग्जैक्ट। तो अब पढ़ो बस। ओके, और सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच थी? एक बच्ची का क्वेश्चन था कि फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, ये 11th क्लास के एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है। फिज़िकल केमिस्ट्री में यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब मैंने जब पढ़ी थी नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं फिज़िकल हम्म। में। मैंने जब 12th में पढ़ा था तो मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, फिज़िकल ओके। की भी, और मैंने उनसे अपने नोट्स बना लिए थे और वो ओके। नोट्स मेरे ड्रॉपर में भी बहुत काम आए हैं। एक बार जो नोट्स बन जाते हैं वो आपके पूरे साल काम आते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी पढ़-पढ़ के वो नोट्स बनाए थे और फिर वो नोट्स मैंने पूरे साल पढ़े हैं। उसमें क्योंकि फिज़िकल भी थोड़े-थोड़े पॉइंट्स थ्योरी में भी इम्पोर्टेंट होते हैं कभी-कभार, जैसे ओके। स्टेटमेंट्स होती हैं, वो आ जाते हैं। तो वो अगर आपने एक जगह लिख ली हैं, तो आपको दोबारा एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि फिज़िकल की एनसीईआरटी आप बार-बार नहीं पढ़ सकते हो और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इतना टाइम होता नहीं है। तो एक बार पढ़ो अच्छे से फिज़िकल, एक बार एनसीईआरटी हर चीज़ की पढ़नी हम्म। मतलब बेटर अप्रोच यही रहती है कि एक बार ओके। पढ़ लो एटलीस्ट और फिर एक नोट्स बना लो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और वो नोट्स देखते रहो थ्योरी के लिए। एंड एक फ़ॉर्मूला शीट ओके, इम्पोर्टेंट है। इस बच्ची के शॉर्ट नोट्स अभी भी मेरे पास हैं। इसने एमबीबीएस में एडमिशन होते ही सारे बंडल, बहुत बड़े बड़े नोट्स के, सारे फुल नोट्स, शॉर्ट नोट्स दे दिए थे, जो भी बहुत बच्चों के काम आते हैं। तो उन बच्चों की तरफ से एक थैंक यू।
ओके, ड्रॉप ईयर में सबसे बड़ी गलती जो आपने पहले अवॉइड की, स्टार्टिंग में ही कोई ऐसी गलती जो आपने हमेशा से अवॉइड करने की कोशिश की जिससे मॉक टेस्ट का रिजल्ट या ओवरऑल रिजल्ट इंप्रूव हुआ? मैंने ड्रॉप ईयर में गलतियाँ कर करके ही सीखा है। मैंने इतनी गलतियाँ करी हैं, मैंने उन्हीं को इम्प्रूव किया है। ओके। तो मतलब ये हो गया था कि 12th में नहीं हुआ है और कभी फेल नहीं हुई थी मैं, और एक इतना बड़ा सेटबैक था, तो ड्रॉप लिया है तो बहुत अच्छी रैंक लानी है अब तो। ओके। ये था कि मैंने ज़्यादा परफेक्शन को चेज़ करना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे कि हर चीज़ परफेक्टली करनी है अब। हम्म। और उस वजह से मैं और फँस गई थी, क्योंकि हाँ। मेरा ये हो गया था कि एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, बट सैटिस्फैक्शन ही नहीं आ रही कि नहीं, ये तो अभी परफेक्टली ये चैप्टर हुआ ही नहीं है, मैं कैसे मान लूँ ये चैप्टर मेरा हो गया है। ओके। तो फिर उसी चैप्टर में इतना टाइम कंज्यूम होने लग गया था कि बाकी चैप्टर्स बैकलॉग बनते जा रहे थे, तो मैं बहुत फँस गई थी उसमें। तो परफेक्शन को चेज़ नहीं करना होता है, मतलब परफेक्शन तो नहीं आएगी, पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, गलतियों से सीखते रहो। ओके, 100% एज अ मैथ। मिथ। ठीक है, ड्रॉप ईयर में डेली रूटीन कैसा था? रियलिस्टिक वर्जन मींस ये एक बहुत बड़ा मैथ है, बहुत बच्चे, बहुत टीचर्स या स्पेशली बच्चे ऐसा मानते हैं वही 14-14 घंटे पढ़ने होते हैं, बहुत टीचर्स भी ऐसा सजेस्ट करते हैं कि 14-16 घंटे पढ़ने होते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, तो आपकी अप्रोच क्या है इसमें? मेरा बहुत फ्लेक्सिबल था, मुझसे जिस दिन जितनी पढ़ाई होती थी ना, मैं मतलब उतना पढ़ती थी, क्योंकि मैं फ़ोर्सफुली जब अपने आप को बिठाती थी पढ़ने के लिए, मुझसे प्रोडक्टिव स्टडी नहीं हो पाती थी। मैं जो ओके। पढ़ रही हूँ मैं भूल जाती हूँ। ओके। तो मेरा ये रहता था कि हाँ, पढ़ना है, बट अगर मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझसे याद नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं वो टाइम वेस्ट ही जाता है। आप बस बैठे हुए बुक खोल के आपसे कुछ हो नहीं रहा है प्रोडक्टिव। हम्म। तो फिर मैं उस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स कर लो, फिर पढ़ लो। तो मेरा ऐसे बहुत फ्लेक्सिबल था, बट मेरा अगर ओवरऑल यही रहता था कि सुबह 9-10 बजे क्लास है, क्लास आए, फिर क्लास करने के बाद मैं इंस्टीट्यूट में सेल्फ स्टडी करने के लिए रुकती थी। हम्म। 6-7 बजे घर जाके थोड़ा बहुत रिलैक्स करा, अगर पढ़ पा रही हूँ तो थोड़ी देर पढ़ लिया, वरना फिर सो गई। ओके, और सोने के बाद फिर कब पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी? ये भी बहुत फ्लेक्सिबल था मेरा कि अच्छा। अगर मुझसे किसी दिन उठ के पढ़ पा रही हूँ मैं, तो मैंने पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ पा रही तो मैं फ़ोर्सफुली खुद को उठा के नहीं पढ़ती थी, क्योंकि अगर मेरे को नींद आती है तो मुझसे नहीं पढ़ा जाता है। तो मतलब अपना 100% दो, जितना तुम दे सकते हो, ऐसा? मतलब सबका अपना-अपना एक रहता है कि हम्म। आप कब पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो। किसी का होता है कि उन्हें एक फ़िक्स्ड आवर्स में पढ़ना होता है, उनका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन उसमें बन जाता है। तो आपको एक अपना पैटर्न फाइंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी बिल्कुल। को ब्लाइंडली फ़ॉलो मत करो। अपने आप को देखो कि आप कब बेटर पढ़ पा रहे हो, कितने घंटे आपका फ़ोकस टाइम है। किसी का 20 मिनट्स ही रहता है, किसी का 2 घंटे रहता है। तो अपने आप को देखो कि आप कैसे पढ़ सकते हो, एंड अपने उस हिसाब से एक शेड्यूल बनाओ, तो बहुत अच्छा आउटकम फिर रहेगा। भी ड्रॉप ईयर के दौरान स्टार्टिंग फेज में कितने एवरेज सेल्फ स्टडी निकल जाते थे आवर्स? 6-7 घंटे इनिशियल में, फिर 8, फिर थोड़े-थोड़े बढ़ाते। ओके, ब्रिलियंट। तो ओवरऑल स्टार्टिंग ड्रॉपर फेज में 6-7 घंटे, फिर 8-10 घंटे तक पुश कर दिया था। हाँ। ओके, ब्रिलियंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सब्जेक्ट या टॉपिक ड्रॉप ईयर में गेम चेंजर बना? फिज़िक्स बहुत वीक थी, तो वही इम्प्रूव करनी थी, ओके। क्योंकि केमिस्ट्री और बायो मेरी उतनी भी वीक नहीं थी 11th-12th में, बट फिज़िक्स मेरी बहुत वीक थी, और मेरी स्पीड भी नहीं थी, मुझे स्पीड पे भी बहुत काम करना था अपनी, ओके। तो वो फिज़िक्स गेम अच्छा, चेंजर रही है। फिजिक्स एक गेम चेंजर बना, मतलब आपने अपने वीक सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि वो एक गेम चेंजर बना। हाँ। ओके, ब्रिलियंट। क्या कभी बर्नआउट या एक्सट्रीम डिमोटिवेशन आया है? बहुत बार, 3-4 बार आया था 1 साल में, मतलब मेरा ऐसे हो गया था कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है अब। मैंने तो फिर मैंने 2-2 दिन के ब्रेक्स लेने स्टार्ट करे थे कि जब मेरे को बर्नआउट लगता था, मैं 2 दिन बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देती थी, और मैं वो 2 दिन पूरा रिलैक्स करती थी। कभी बाहर चली गई, पूरा रिलैक्स करा, बट फिर ये होता था कि जब उस रिलैक्सेशन से आप वापस आ रहे हो, तो फिर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके। और फिर मतलब मैं जब 1-2 बार होता था कि अब तो बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या कैसे करना है, तो मैंने आपसे भी बहुत बार बात करी है, हम्म। रोते हुए भी। हाँ, मुझे याद है। मतलब मैं खुद ही अपने आप को फँसा लेती थी कि इतना सब हाई एक्सपेक्टेशंस रख के फिर मेरे को बर्नआउट हो जाता था। फिर मैं ब्रेक लेती थी, बट फिर मैं आपसे बात करती थी, आप समझाते थे, तो फिर वो वापस मैं आती थी कि अब ऐसे करना है। तो मैं इस बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि शायद दिसंबर का टाइम था, तो दिसंबर में एक बार बच्ची का कॉल आया था इसका, और जब ये था एकदम मिस
परफेक्शनिस्ट बनना था इसे। फिजिक्स का एक चैप्टर किया सर मैंने, एक चैप्टर करने के बाद मैं थ्योरी करती हूँ, फिर क्वेश्चन पहले इस मॉड्यूल से करती हूँ, फिर इस मॉड्यूल से करती हूँ, फिर PYQs करती हूँ, फिर मैं मानती हूँ कि वो चैप्टर मेरा हो गया। पर मुझे लगता है अगर बच्चा इतना सब सोचेगा तो बाकी चैप्टर्स फिर बैकलॉग में होंगे ही। तो आई थिंक आप 100% तो कुछ नहीं होता, 100% इज अ मिथ। तो जो एक पर्टिकुलर एक अप्रोच रखो, एक चैप्टर पढ़ने के बाद इतने आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दैट्स एनफ। फिर अपने आप को टेस्ट में एनालाइज करो। तो आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजर। वही मैंने खुद को ही फंसाया हुआ था ना कि हाँ परफेक्शनिस्ट बनना था, सब कुछ अच्छे से करना है, 100% हो जाना चाहिए एक चैप्टर। फिर मेरे को टाइम भी देना है हर एक चैप्टर को, इतने घंटे पॉसिबल नहीं होते। और फिर मेरे को मार्क्स भी था कि मेरे अच्छे ही आए, मतलब बुरे आते थे तो मैं डिमोटिवेट हो जाती थी। तो थोड़ा बहुत ये सब नहीं करना होता, और कभी कम मार्क्स आ रहे हैं तो इम्प्रूव करना होता है, डिमोटिवेट होने के बजाय। ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ बिल्कुल। तो अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही हाँ। ड्रॉप ईयर में, लेकिन फिर भी थोड़ा डिसिप्लिन रहो, थोड़ा नहीं डिसिप्लिन तो बहुत ज्यादा रहो। कभी कभी डिमोटिवेशन फील होता है तो अप्रोच करो आई थिंक किसी को भी जो आपको गाइड कर सके उस टाइम पे। ओके। जब पढ़ने का मन नहीं करता था तब खुद को कैसे पुश करते थे? अगर मतलब बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, बहुत बर्नआउट वाला है, तो 2 दिन की ब्रेक। और अगर मन नहीं कर रहा है वाला, तो फिर मैं आधा घंटा कोई बात नहीं ब्रेक ले लो, 1 घंटा ब्रेक ले लो। बट उसके बाद फिर ग्राफ दिख जाता था कि बहुत डाउन हो जा रहा है, तो अब ये करना है। फिर पेपर भी हर हफ्ते होते ही थे, तो वो सिलेबस कि अब ये पेपर देना है, अब ये वाला सिलेबस मतलब दिख जाता था कि इतना बचा है। और टाइम भी फिर दिखता था कि टाइम, तो अपने आप एक मोटिवेशन आ जाती है कि ड्रॉप तो पढ़ने के लिए लिया ना, तो पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा? पढ़ो। मन तो कभी कभी नहीं करेगा लेकिन पुश करना ही पड़ता है। कभी-कभी नहीं कर रहा तो एक 1-2 बार ब्रेक भी हम्म, नॉर्मल है कि ले ली, कुछ नहीं होता। बट बार-बार ऐसे हो रहा है तो फिर पुश करना ही पड़ेगा कि ड्रॉप लिया है पढ़ने के लिए। बिल्कुल। ड्रॉप ईयर में टेस्ट में मार्क्स इनिशियली कैसे आते थे एकदम स्टार्टिंग टाइम में? 6-10 तक आ जाते थे, मेरे को जितना याद है। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में वो पार्ट सिलेबस था। हाँ, मतलब मतलब हर 2 हफ्ते में जो होते हाँ, थे हर वो। 2 हफ्ते में एक पार्ट सिलेबस का टेस्ट होता था इंस्टीट्यूट में, हाँ, उसमें 610 स्कोर आ जाता था। और स्टार्टिंग में जब फर्स्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया, उसमें कितना स्कोर था? याद नहीं। 600 तो नहीं थे शायद। नहीं, अच्छा। 600 तो मेरे मतलब बहुत कम आए थे। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में मेरे बहुत कम बार आए थे 600। 550, 540, 580, 590, मतलब जब लास्ट में भी फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे, मेरा इसी के बीच में ग्राफ रहता था। 1-2 बार 600 तक पहुँचते भी रहे हैं। ओके। तो इस स्कोर पे भी बच्चा अपने आप को मोटिवेट कर सकता है कि भाई हो सकता है। जो बच्चे अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो कि अगर 550 आ रहे हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अराउंड फेब मार्च में, हाँ। तो भी तुम इतना पीछे नहीं हो सिलेक्शन से। मतलब यही है कि गलतियाँ समझो, टेस्ट एनालाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एंड में आके, तो कि क्यों नहीं आ रहे? मेरा तो मेजर रीज़न सिली मिस्टेक्स बहुत बड़े रीज़न थे। मतलब स्टार्टिंग में जब पार्ट टेस्ट होते थे तब 100-100 नंबर मेरे सिली मिस्टेक्स में जाते थे। हम्म। तो मेरी वो बहुत मेजर इश्यू था मेरे साथ। तो वो इम्प्रूव करना, वो सीखना कि कैसे इम्प्रूव करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर आपको और भी गलतियाँ, आपको पता चलता है कि कई बार आप कॉन्सेप्ट ही गलत लगा रहे होते हो। तो वो भी दिख जाता है आपको एनालाइज़ करने में। फिर वो एनालिसिस से बढ़ जाते हैं नंबर हम्म। धीरे-धीरे। तो टेस्ट एनालिसिस बहुत बहुत जरूरी है, चाहे इम्पोर्टेंट। पार्ट टेस्ट हो चाहे फुल टेस्ट हो। ओके। रैंक 1,83,000 से 17,000 का एक बड़ा जंप आया, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? गलतियों को इम्प्रूव करना, मतलब मेरी स्पीड इश्यूज़ थे 11th-12th में, सिली मिस्टेक इश्यूज़ थे, मेरा सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ था, तो सब धीरे-धीरे इम्प्रूव किया। और फिर गाइडेंस लेना स्टार्ट किया, अप्रोच करना स्टार्ट किया, जहाँ भी लग रहा है कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो बात करो किसी ना किसी से। फ्रेंड्स जो बने इंस्टीट्यूट में, उनका बहुत मेजर सपोर्ट था, वही मेरे मेरे डाउट्स बताते थे, हम साथ में सेल्फ स्टडी करते थे। तो वो एक हेल्प जब आती है आपके पास, आपको खुद मोटिवेशन भी आता है ना, आपको गाइडेंस हर बार मिलती रहती है। आप अलोन फ़ील नहीं करते हो तब।
एग्जैक्टली और इनका मतलब जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत वैल्यूएबल होता है। आप बहुत। कैसे फ्रेंड्स बनाते हो। इनका फ्रेंड सर्कल था हिमांशी, गुरलीन, संस्कृति, और ये एक बहुत पढ़ाई वाला फ्रेंड सर्कल था जो एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, और तीनों अब एक अच्छे कॉलेज में हैं। मतलब हर बार आप टीचर को भी अप्रोच नहीं कर पाते हो क्योंकि बहुत बार कुछ सिली डाउट्स हैं, कुछ है, आप हिज मतलब हो जाता है कि कैसे पूछें टीचर से। हम्म, तो वो फ्रेंड्स ही आपको गाइड कर सकते हैं, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा वो आपको बता देंगे, या फिर आप एक गोल सेट करो साथ में और फिर आप एक दूसरे को बोलो कि नहीं हो रहा, तो हम्म। वो डांटेंगे। हम एक दूसरे को डांट भी देते थे, हमारे हम मतलब एक दूसरे का पेपर कभी कभार एनालाइज करते थे और हम एक दूसरे को डांट देते थे कि ये गलती क्यों करके आए हो आप, हम्म, इसमें नंबर कमाया आपने। इन चीजों से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बहुत रिजल्ट पे। इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब मेरा जब मैं नीट दे रही थी ना, 2 एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन्स ऐसे थे जो मैंने मॉक टेस्ट में गलत करे थे। बट मुझे याद है गुरलीन ने मुझे बहुत डाँटा था कि आप ये गलत करके आए हो, तो मुझे उनके आंसर्स याद थे। एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन्स नीट में थे वो। ब्रिलियंट, ये बहुत एक बहुत प्राउड मोमेंट हो जाता है उस टाइम पे कि भाई बच गए। हाँ, वही मॉक टेस्ट का भी यही रीज़न होता है कि जब आप इतने क्वेश्चन्स प्रैक्टिस कर लेते हो, कोई ना कोई तो सेम आ ही जाता है। एग्जैक्टली। तो मोटिव ऑफ सॉल्विंग इतने सारे मॉक टेस्ट यही है कि आपका स्पीड इश्यूज रहे, मतलब ना रहे, आप टाइम पे पेपर सॉल्व करो, आपको पैटर्न पता रहे, क्योंकि पेपर पैटर्न पैटर्न पता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। उसको समझना कि आपको कैसे अप्रोच करना है, कौन सा पार्ट आपको पहले करना है, कौन सा जल्दी करना है, ओएमआर कैसे भरनी है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ सिलेबस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं हो पाते हैं। और कोचिंग सेल्फ स्टडी आपके केस में ज्यादा इफेक्टिव क्या रहा, कोचिंग या सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी तो मेजर रोल होता ही है, एक गाइडेंस और एक सेल्फ स्टडी। टीचर आपको जितना भी अच्छे मिल जाएँ, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो आप बिल्कुल कैसे ही कर लोगे कुछ भी। बिल्कुल। टीचर का भी रोल होता है बट सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी का रहता है। मतलब टीचर आपको गाइड तभी करेंगे जब आप खुद पढ़ के आओगे, आप खुद डाउट्स पूछोगे तो, हाँ। और आप उस चीज़ को रिवाइज़ करोगे तो। एक बच्चे को आइडियली कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए नीट से पहले, या आपने कितने दिए थे? मैंने तो 30-40 दिए थे, बट अगर आपका सिलेबस जल्दी हो गया है तो बहुत अर्ली ऑन स्टेज पे आप स्टार्ट कर सकते हो, फ़रवरी से। बट लास्ट के 1-2 महीने तो प्योरली देने ही होते हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होती है, तो आप जितने कवर कर सकते हो 30-40 तो मिनिमम होते हैं कि देने। आप 60 तक जा रहे हो तो आप बहुत अच्छा है, बट इतने दे रहे हो तो भी सफिशिएंट है। ओके। और किसी किसी एक बच्चे को एक दिन में मैक्सिमम कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, आपने कितने दिए एक थे? दिन में 1 से ज़्यादा ना दो तो बेटर है, क्योंकि आप पहले 3 घंटे पेपर दे रहे हो, फिर आप ब्रेक लोगे एंड फिर एनालिसिस में भी बहुत टाइम लग जाता हम्म, है। एंड एनालिसिस सिर्फ ये नहीं करना होता कि देख लिया ये गलती है, छोड़ दिया। हम्म। आराम से बैठो, एनालिसिस करो, फिर उसको दोबारा देखो। तो 2 पेपर देने की बजाय एनालिसिस को ज़्यादा टाइम दोगे तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। पेपर देने से बेटर है कि एनालिसिस को ज़्यादा टाइम दो। ओके, तो ओवरऑल सब बच्चों को एटलीस्ट 30 to 40 मॉक टेस्ट देने चाहिए, एटलीस्ट 30 हम मान लेते हैं, और एक दिन में मैक्सिमम एक मॉक टेस्ट प्लस सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा हाँ, जरूरी है। बायोलॉजी में एनसीईआरटी को आपने कैसे यूज किया? बार-बार चैप्टर पढ़ना, मतलब मेरा लास्ट में ये हो गया था कि जब मैं मॉक टेस्ट दे रही थी, तो ऐसी-ऐसी लाइन्स ऐसे पेपर में आती थी कि ये एनसीईआरटी की लाइन्स है। हम्म। बहुत शॉक लगता है क्योंकि आप इम्पॉसिबल है कि आप इतने चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो आपको एक-एक लाइन से आप रहो कि हम्म, ये तो एनसीईआरटी एग्ज़ैक्ट लाइन है। हाँ। और फिर छोटे-छोटे वर्ड्स में जब इनकरेक्ट, करेक्ट आ जाता है तो बहुत कन्फ्यूज़न आ जाती है। तो फिर वो मैं रेड पेन से मार्क करती थी कि ये मैंने गलत किया है। और फिर जब आप चैप्टर देखते हो, आप रेड लाइन्स देखते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैंने ये वाला पोर्शन मेरा वीक रह गया था इस चैप्टर में, तो फिर वो आप उस पोर्शन को रीड करो दोबारा-दोबारा। एनसीईआरटी की जो ग्रिप होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ओके। फिजिक्स से डर लगता था, अगर लगता तो था ही ऑब्वियसली, तो उसे कैसे ओवरकम किया, क्योंकि फिजिक्स से बहुत बच्चों को डर लगता है, तो क्या एडवाइस है, कैसे ओवरकम किया आपने और कैसे कर सकते हैं बच्चे? एक तो आपको एक टीचर आपके पास होने चाहिए फिज़िक्स के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनसे आपको समझ आ रहा है। मतलब बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स तो बहुत सारे हैं, बट होता है कि आपको किससे समझ आ रहा है, हम्म, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब बहुत प्रैक्टिकल भी है, आपको थोड़ा बहुत इमेजिन करना पड़ता है सिचुएशंस को, और जो आपको समझा पाए। तो वो टीचर होना, फिर उन टीचर्स के अच्छे नोट्स होना, और फिर उसको बार-बार पढ़ के आप अप्लाई कर पा रहे हो जब क्वेश्चंस में, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ओके। अगर आप क्वेश्चंस में ढंग से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि आपकी फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग है। बट
फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कॉन्सेप्ट्स एक वही टीचर आपके बिल्ड करवा सकता है जिसका आपको समझ आ रहा है। ओके। और फिजिक्स में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें समझ आ रही हैं चीजें, लेकिन वो क्वेश्चन अप्रोच नहीं कर पा रहे। स्टार्टिंग में आता ही है, मतलब कॉन्सेप्ट्स पता चल जाते हैं, बट क्वेश्चंस नहीं हो पाते। बट आप जब कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस करते जाओगे, एक आपको पैटर्न दिख जाएगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो रहे, बाकी सब हो रहे हैं। इस पैटर्न का हो रहा है, इस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं हो रहा, मुझे इसमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, तो फिर उस पैटर्न के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करो। फिजिक्स में तो जितने कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड हो गया, उसके बाद जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो। एंड अगर आपको उसमें दिख जाता है कि इस चैप्टर का इस वाले फॉर्मूला का क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाता है, तो फिर वो करो आप स्पेसिफिकली, तो फिर धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाती है। ओके, ब्रिलियंट। आई होप बहुत बच्चे जो फिजिक्स से डरते हैं उन्हें कुछ अच्छी एडवाइसेस मिली होंगी। केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कौन सा सबसे टफ था? इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। बहुत तंग किया इनऑर्गेनिक, एंड तक रट्टा मारा था। एंड तक बहुत, मतलब मेरे को इनऑर्गेनिक तो मुझसे याद ही नहीं होती थी। मैं इतना तंग हो जाती थी, मुझसे डीएनएफ लॉग के मैं हर पेपर में क्वेश्चन गलत करके आती थी, बट मुझसे याद ही नहीं हो पाता था वो। तो क्योंकि मैंने बहुत एंड में स्टार्ट करी थी इनऑर्गेनिक याद करना। अगर आप स्टार्टिंग से, जैसे बायो पढ़ते हैं हम, स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते रहते हैं तो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। बट ये भी गलती है कि इनऑर्गेनिक को प्योरली रटते हैं जो लोग। जितना थोड़ा पार्ट होता है कि समझने वाला भी, वो रिएक्शंस अगर आप समझ पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो रिएक्शंस आपको रटनी नहीं पड़ती। और अगर आप रट भी रहे हो ना, तो आप कभी भूल गए तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से वो रिएक्शंस बना के कर सकते हो। ओके। तो इनऑर्गेनिक को समझो भी एंड स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत रीड करना एंड रटना स्टार्ट करो, तो फिर वो एंड में आके स्ट्रांग हो जाती है। ओके, ब्रिलियंट। और ड्रॉप ईयर में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब बच्चा टूट जाता है। ये उसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि बहुत टाइम आया था दिसंबर में जब मैसेज किया था आपने, जनवरी में भी एग्जाम देते देते, और मार्च और अप्रैल में तो आई थिंक हर दूसरे हफ्ते तो नहीं भैया मार्क्स नहीं हो पा रहा सर, दिक्कत आ रही है। तो इसे कैसे ओवरकम करे बच्चे? ओवरकम मतलब करना ही, मतलब ये हो जाता है कि जब ग्राफ आपको इम्प्रूव होते हुए नहीं दिख रहा है, तो आता ही है, सब में आता है कि आप कॉन्टिन्यूसली इतना मेहनत कर रहे हो, बट वहीं पे है आपका स्कोर इम्प्रूव ही नहीं हो पा रहा है, तो मतलब दिक्कत आएगी, बुरा फील होगा, बात करो, गिव अप नहीं करना है। एंड में आके गिव अप नहीं करना होता। बिल्कुल। होगा, अब मेरे आज तक 650 नहीं आए थे। मेरे को लगता नहीं था हो पाएगा सिलेक्शन। 650 आज तक मैं मॉक टेस्ट में ही नहीं कर पाई हूँ, और उधर की तो एग्ज़ाम में सिचुएशन ही अलग होगी। हाँ। बट आपको खुद ही खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि अभी तक ग्रोथ नहीं हुई तो कहाँ गलती आ रही है। वो गलती सीखो और करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। सैड हो, थोड़े टाइम के लिए हो, फिर खुद ही खुद को मोटिवेट करो, किसी से बात करो एंड फिर दोबारा आओ। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ड्रॉप ईयर में भाई जो भी ड्रॉप लेके बैठे हैं, अभी जनवरी है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ 4 महीने तो बहुत रोने वाले हो। बीच-बीच में बहुत बार पॉइंट्स आएँगे। तो एक कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हें गाइड कर सके अच्छे से, तो उससे अप्रोच करो, डिस्कस करो अपनी प्रॉब्लम, लेकिन बैक टू दी हाँ। प्रिपरेशन। दोबारा अपने मॉक टेस्ट दो, दोबारा तैयारी करो। ये बहुत ज़रूरी फ़ेज़ होता है। ओके। रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी जो सच में काम आई? क्योंकि रिवीजन बहुत बार करनी होती है। रिवीजन से पहले क्वेश्चन है कि बहुत बच्चों का सिलेबस खत्म नहीं हो पाता 31 जैन या 28 फेब एंड तक भी सिलेबस खत्म नहीं हो पाता। तो सिलेबस खत्म करने का आइडियल टाइम क्या है, और नहीं हो पा रहा तो क्या करना चाहिए? मेरे को भी लगा था कि जनवरी तक सिलेबस होना एक बहुत आइडियल टाइम है, और मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि मेरा नियर टू द एंड भी नहीं था सिलेबस जनवरी तक। मेरा बहुत सिलेबस पेंडिंग था, एंड मेरा बहुत एंड में मार्च तक आते-आते सिलेबस लाइक 1-2 चैप्टर्स बच ही रहे थे। तो आइडियल कुछ नहीं होता, अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करनी होती है। एक होता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों का तब हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है आप कर नहीं सकते। आप रिविज़न भी करो, और मतलब साथ-साथ कवर करने का ट्राई करो, एंड फिर उस टाइम पे हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द लोगों से, बट कर सकते हो। ओके। फटाफट जो हो गया है उसकी रिविज़न साथ-साथ करो, जो बचा है पहले देख लो कि
मतलब उस टाइम पे बहुत स्ट्रैटेजिकली करना पड़ता है सब कुछ कि हम्म, कौन से चैप्टर ज़्यादा वेटेज के हैं उन्हें जल्दी जल्दी कवर करो पहले जितना हो पा रहे हैं। एंड फिर टेस्ट देना, मतलब ये हो जाता है कि अगर सिलेबस नहीं हुआ तो टेस्ट नहीं देते। मेरे साथ भी 12th में यही हुआ था, हम्म, बट टेस्ट भी दो, क्योंकि बहुत ऐसे होता है कि 11th 12th में चीज़ें पढ़ी होती हैं या कभी पहले कभी पढ़ी होती हैं, बट हमें लगता है हमें नहीं आती, बट पेपर देते देते याद आ जाती हैं। और एग्जैक्टली। वो चीज़ें जब याद आती रहती हैं और जब आप वो चैप्टर पढ़ने बैठते हो फिर वो चैप्टर जल्दी हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि टेस्ट भी देने हैं, रिविजन भी करनी है और साथ-साथ जो चैप्टर बचे हैं वो भी कवर करने हैं। ओके, ब्रिलियंट। तो अगर कोई बच्चा ड्रॉप ईयर लेके फेब मार्च में है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो बेस्ट अप्रोच रिवीजन भी करनी है और नए चैप्टर्स भी जो नहीं हुए उन्हें भी थोड़ा करते रहो और साथ साथ टेस्ट। नए का भी ये मतलब ये हो जाता है कि बहुत नए हैं कि कभी कुछ आता ही नहीं है, तो वो इतना प्रेफ़रेबल नहीं होता कि आप बहुत सारा आपका ऐसे चैप्टर्स पढ़े हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते। तो वो हो जाता है कि मत करो, क्योंकि फिर इतना बहुत प्रेशर भी आ जाता है और याद नहीं रहता। बट थोड़े बहुत चैप्टर्स और कुछ-कुछ आते हैं या आपको लगता है कि आप कर सकते हो। एक इंडिविजुअल वो भी होता है कि आपको जल्दी याद हो जाता है या आपको बहुत टाइम से याद होता है, तो उस पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट हो सकता है अगर आप चाहो तो। ओके, ब्रिलियंट। मॉक टेस्ट एनालिसिस आप कैसे करते थे? बहुत डांट खाई है भाई इन्होंने, कसम से बहुत डांट मार भी खाई है इन बच्चों ने। तो क्या स्ट्रेटेजी थी, बच्चों को बताओ। एनालिस्ट मतलब हर कोई कहता था कि एक कॉपी बनाओ जिसमें क्वेश्चंस लिखो। मेरे को भी लगता था कि ये करना चाहिए, बट फिर एंड में लगा कि एक-एक क्वेश्चन आप बैठ के लिखोगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल। बट बहुत आइडियल चीज़ है, अगर कोई कर सकता है तो करनी चाहिए। बहुत हेल्प आते हैं जब आप एक अपनी कॉपी बनाते हो जिसमें सारी गलतियों वाले क्वेश्चंस होते हैं, फिर आप उसको बार-बार रिवाइज़ करते हो, तो वो आपके मार्क्स ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है कि आपके फिर वो वहाँ दोबारा मार्क्स नहीं कटे। बट मेरा यही था बायो का, मैंने बताया जो कि मैं रेड पेन से वो पूरा ऐसे सर्कल करने लग गई हाँ। थी पूरी एनसीईआरटी में कि ये चीज़ मैंने इस वर्ड की वज़ह से मेरे ये पूरी लाइन गलत हुई है। तो फिर वो पैराग्राफ दोबारा रिविज़िट करना पड़ता था। फिज़िक्स में जो क्वेश्चन्स हैं मैं पूरा लिखती थी कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है? मैंने बहुत जगह मैं सिर्फ़ कैलकुलेशन एरर करती थी। हम्म। मोस्ट ऑफ द मेरी फिज़िक्स में एरर यही आता था कि कैलकुलेशन एरर कर दिया या बहुत ही सिली मिस्टेक्स जो होती हैं, प्लस करना है, माइनस कर दिया। तो वो वो देखना पड़ता है। और केमिस्ट्री में भी अगर ऑर्गेनिक है तो आप रिएक्शन गलत लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो अंडरस्टैंडिंग कि आपका जब आप वो गलती कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था। वो अपने आप को अगर आप समझाना शुरू कर दोगे ना और फिर जब आप क्वेश्चन देखोगे फिर आपको याद आ जाता है कि जब ऐसा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आया था मैंने ये वाली गलती करी थी, तो आप अवेयर हो जाते हो कि अब ये गलती नहीं करनी है। ब्रिलियंट। तो ये एनालिसिस के तरीके भी सबके अलग-अलग होते हैं। हाँ। हाँ, तो ये एनालिसिस की एक अप्रोच, आइडियल अप्रोच मैंने सब। नोट्स ऐप बनाया था एक, और हुँ, उसमें मैंने हर एक चैप्टर का एक अलग-अलग नोट बनाया था और उसमें मैं फ़ोटो खींच के डाल देती थी अपने वहाँ सॉल्यूशन लिख के, कि मैंने ये गलत किया है, ये दिस वाज़ द राइट अप्रोच। और फिर मैं, क्योंकि मेरे को लगता था कि लिखने बैठूँ बहुत ज़्यादा हो हुँ, जाएगा, हुँ, हुँ। तो मैं फ़ोटो खींच के, मेरे पास हर एक चैप्टर का फ़ोल्डर था। हाँ, ये एक फ़ोन का बहुत अच्छे से यूज़ किया था इस बच्ची ने। इसने पूरा एक ऐप दिखाती थी, हाँ, यहाँ गलतियाँ हुई हैं, सर मैं ऐसे करती हूँ। तो वो बहुत अच्छा यूज़ है और टेक्नोलॉजी वो का। चैप्टर वाइज़ भी हो जाता था और फिर आपको दिख जाता था कि किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं। फिर वो चैप्टर आपको रिविज़िट करने में हेल्प हो जाती थी। ब्रिलियंट। और ये भी था कि कभी बुक नहीं है पास में या कुछ, तो बस वो फ़ोन खोला, वो देख लिया। बहुत अच्छा कि रास्ते में भी अपने नोट्स, अपनी गलतियों को एनालाइज़ कर लिया। हाँ। ब्रिलियंट। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल किया? कभी तो फ़ील हुआ होगा ना, और बच्चे यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम और फ्रेंड्स भी बोलते हैं स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, लेकिन आपने अवॉइड किया पूरा 1 साल। तो कैसे? मतलब इतना पता था कि ड्रॉप लिया तो अब तो दोबारा नहीं आना, क्योंकि मुझसे मेरी डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल नहीं हो पाती। कोई-कोई लोग होते हैं कि उनका होता है कि नहीं हमें तो बस आधा घंटा यूज़ करना है, वो हुँ, कर लेते हैं। बट मेरे से एक्सटेंड हो जाता है। मेरे को पता था कि अगर मैंने करा, मैं नहीं कंट्रोल कर पाऊँगी और वो बहुत टाइम वेस्ट होगा मेरा। तो मैंने खुद को बहुत समझाया था कि नहीं, या तो कंट्रोल करना सीख लो, अगर इतना ही है, हुँ। वरना फिर
नीट के बाद आएँगे, एक ही बार आएँगे। ओके, नीट के बाद अच्छे से यूज़ नीट के करेंगे। बाद ही अच्छे से यूज करेंगे। और ड्रॉप ईयर में बहुत बार बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर मन करता है घूमने का। जैसे आपका भी महाकुंभ जाने का एक बार प्लान था, आपने कॉल की कि सर जाऊं नहीं जाऊं, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए? सिलेबस देख लो और अपनी प्रिपरेशन देख लो कि बेसिकली अपनी औकात देख लो मार्क्स की। मतलब जब इतना टाइम पास आ रहा होता है ना, दोनों मतलब आपको पता होता है आपका बचा है, फिर आपका मन भी करता है, फिर खुद को ही समझाना पड़ता है कि नहीं यार इतना सिलेबस बचा है, नहीं अफोर्ड कर सकते ओके, घूमने जाना। ड्रॉप ईयर में सबसे लोनली मोमेंट कौन सा था? सबसे अकेलापन ड्रॉप ईयर में कभी लगा? जब मार्क्स नहीं आते थे और फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो बीच-बीच में डर भी लगता था कि कितनी बार मैं एक ही चीज़ को कितनी बार मैं रोऊँ कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1-2 बार आपको बता दिया बट फिर सॉल्यूशन भी एक ही है कि इम्प्रूव करो, बट इम्प्रूव कैसे करना है यही नहीं समझ आ पाता था कि कर तो रही हूँ इम्प्रूव और कितना कैसे इम्प्रूव करना है? तो तब लगता था कि कोई बताओ। ये भी सबके साथ ही होता है, हाँ। आई थिंक। नीट 2025 एग्जाम डे का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत खराब, बहुत खराब। मैंने उस दिन भी गलती करी थी, फिर मैंने उस गलती से भी अब सीखा है। मैंने पेपर देते-देते बहुत डिमोटिवेट हो गई थी मैं। मेरे को पहले बायो में बहुत टाइम लगता था, मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत मॉक टेस्ट दे-दे के बायो में टाइम डिक्रीज़ कर रहा था। फिर मुझे उस दिन 1 घंटे से भी ज़्यादा बायो में लग गया था, तो मेरे को बहुत डर लग गया था। बट सब कहते हैं कि एक ही डिफ़िकल्ट आता है सब्जेक्ट। ये सुना था कि पैटर्न में होता है कि एक चीज़ लेंथी, एक चीज़ डिफ़िकल्ट आती है, तो बाकी ईज़ी आते हैं दोनों सब्जेक्ट्स। तो मुझे लगा था कि बाकी दोनों ईज़ी होंगे, कुछ नहीं होता। मैं खुद को समझा रही थी पेपर देते हुए कि बाकी दोनों जल्दी हो जाएँगे, कुछ नहीं होता, हम्म, बायो ही लेंथी होगी। फिर फिज़िक्स किया, फिज़िक्स भी नहीं हो पा रही थी थोड़ी बहुत। फिर मेरा वो क्वेश्चन पेपर था जिसमें वो जो एडवांस वाला फिज़िक्स का क्वेश्चन था वो पहला था। अच्छा। तो मैंने वो स्टार्ट किया और फिर मुझसे वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट मुझे लगा था कि बायो केमिस्ट्री करने के बाद मेरा माइंडसेट बन गया था कि ये दोनों नहीं हो रहे तो फिज़िक्स तो पक्का ईज़ी ही आई होगी क्योंकि तीनों तो डिफ़िकल्ट आ ही नहीं सकती, ये तो पैटर्न ही एग्जैक्ट। नहीं है पेपर का हम्म। आज तक। बट तो मुझे लग रहा है ये तो होना चाहिए क्वेश्चन, फिज़िक्स तो ईज़ी आई होगी। तो फिर मैं बहुत बार ट्राई करा, मैंने उस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया था। फिर मैंने फिज़िक्स के और क्वेश्चन्स करे, मुझसे नहीं हो पा रहे, फिर मैंने पीछे से फिज़िक्स दोबारा स्टार्ट करी, मुझसे थोड़े बहुत हुए, थोड़े बहुत नहीं हुए। तो लास्ट के 15 मिनट थे मेरे पास, मैं कर सकती थी। मुझे क्वेश्चन्स दिख रहे हैं, जो मुझे आते हैं, मैं कर सकती हूँ। बट मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी, मैंने पूरा पेपर छोड़ के मैं रोने बैठ गई कि मुझसे तो अब नहीं हो रहा है। मेरा इस बार तो क्लियर हो ही नहीं सकता। मुझे वो दिन याद है जब एग्जाम दिया, मैंने 5 बजे कॉल करनी शुरू की थी, पेपर कैसा हुआ, और इसका बाहर निकल के फिर कॉल आया 5:30 पे, और ये बुरी तरह रो रही है, बहुत बुरी तरह, सर नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तो उसी टाइम फील हुआ था कि अगर इन बच्चों का जिन्होंने पूरी साल मेहनत की है इनका अच्छा नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली बहुत बच्चों का अच्छा नहीं हुआ होगा। मेरे को भी लग रहा था कि पेपर ही डिफ़िकल्ट है, तो मैंने आस-पास देखने का ट्राई किया, मुझे कोई दिखा नहीं परेशान, सब बहुत चिल बैठे हुए थे, तो मुझे लगा मेरे को ही नहीं आता। तो उस टाइम पे मेरा बहुत डिमोटिवेशन हो गई थी और मैंने बीच पेपर में वो 15-20 मिनट जो गिव अप करे थे, मुझे आज भी रिग्रेट है कि मेरी रैंक उससे बहुत इम्प्रूव हो सकती थी। वो 2-3 क्वेश्चन करके भी बिल्कुल, बिकॉज़ इस बहुत बार ऐसा था कि 540 स्कोर था बच्ची का, हिमांशी का, रैंक थी 17 17,177, 117 117, और 2 क्वेश्चन और तो शायद रैंक आई थिंक 13,000 तक चली जाती आराम से 550 स्कोर पे, 13,000 से भी ऊपर ही जाती। 11-12,000 तक। हाँ। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो आप अपने पैनिक मोड को कैसे कंट्रोल कर सकते वो हो? एग्ज़ाम हॉल का भी आपके मतलब पेपर डिफ़िकल्ट है, बट तब भी आप कैसे अपना काम मेंटेन कर रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मुझे उसके बाद रियलाइज़ हुआ था जब मैंने देखा था कि सबके लिए टफ़ था, मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए था। बट मुझे उस टाइम लगा था कि मैंने बायो में थोड़े बहुत क्वेश्चन्स ट्रिकी हैं, फिर मैंने केमिस्ट्री में क्वेश्चन्स छोड़ दिए हैं, मेरे को फिज़िक्स से क्वेश्चन्स मोस्ट ऑफ द आ ही नहीं रहे हैं, तो मेरा तो हो ही नहीं सकता, सिलेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है अब। तो फिर क्या ही फ़ायदा थोड़े हुँ। बहुत क्वेश्चन्स और करने का, और फिर मैं करती भी तो मैं गलत कर देती पैनिक में। तो मुझे था कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, मत करो, और फिर मैंने पूरा गिव अप ही कर दिया था लास्ट के 15 मिनट पेपर। ठीक है, तो एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, पेपर के बाद फीलिंग क्या थी? सैटिस्फैक्शन या डाउट? बहुत बहुत ज़्यादा डाउट। मेरे को तो ये लग गया था कि अब नीट तो नहीं हो रहा है,
अब क्या बैकअप ऑप्शन ढूँढना है वो देख लो, अब क्या करना है, ड्रॉप तो नहीं लेना है अब दोबारा। 1 साल बर्बाद कर लिया, हो गया। पेपर बहुत 1 साल मेहनत करके भी पेपर इतना भी नहीं दे पाई कि मैं थोड़ा 600 तक नंबर ले आऊँ। तो अब तो कुछ और बैकअप ऑप्शन ढूँढो, किसी और चीज़ में एनरोल करो एंड करो। लेकिन फिर एक दिन में सबका एनालिसिस देख के कहीं ना कहीं से पता चल गया था कि हो सकता है। मेरे को बहुत डाउट था। आपको याद हो तो मैंने आपको कॉल किया था कि हाँ नर्सिंग का फॉर्म ओपन है क्या हाँ सर? हाँ मैं हाँ एनरोल कर देती हूँ। हाँ। मतलब फिर उसके बाद जब मैंने सबसे बात करी कि सबका ही पेपर डिफ़िकल्ट आया है, फिर थोड़ा-थोड़ा कि अच्छा ठीक है मैं डि- मेरी गलती नहीं है, सबका इतना ही नंबर आ रहे हैं, पेपर में ही एक बार इस बार पेपर ही डिफ़िकल्ट था, तो फिर थोड़ा-थोड़ा अच्छा लगना शुरू हुआ। ओके, रिजल्ट वाले दिन का इमोशन डिस्क्राइब करो। बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे, बहुत मिक्स्ड। मतलब आपको जितना पता है कि मेरे को था कि मेरे को घर के पास चाहिए था। दिल्ली में प्रेफ़रेबली कॉलेज दिल्ली चाहिए या था। फिर दिल्ली के बहुत सर्कमफ्रेंस पे चाहिए था। बट इतना रैंक देख के समझ आ गया था कि नहीं हो पाएगा। या तो दूर जाना पड़ेगा, नया कॉलेज लेना पड़ेगा और मेरे को मन नहीं था नए कॉलेज जाने का उस टाइम पे। हम्म। तो तब थोड़ा बुरा भी लगा था कि अगर मैं तब बहुत रिग्रेट हुआ था कि वो 15 मिनट वेस्ट नहीं किए होते पैनिक में तो शायद बहुत कुछ और रिजल्ट बहुत होता। बेटर जगह हो सकती थी मैं। ड्रॉप जो रिजल्ट आया था नीट 2025 का, उस दिन भी एक पैनिक मोड में थी बच्ची। जब कॉल की फिर शाम को मिली तो बस हो गया था कि सर दिल्ली चाहिए था, शायद नहीं मिलेगा। तो फिर दिल को कैसे समझाया? 3 राउंड थे काउंसलिंग के। हम्म जब धीरे-धीरे दिख रहा था कि कुछ जो मिल रहा है वो ले लो, क्योंकि फर्स्ट में कुछ नहीं मिला, सेकंड में मिला तो मैं जब देख के आई थी वो कॉलेज देख के मुझे हो गया था कि नहीं जाना मुझे इस हम्म। कॉलेज। तो मेरे को ये था कि मैं दूर चली जाऊँगी बट आई वांट कॉलेज जिसमें मुझे अच्छा फ़ील हो। हम्म। तो फिर उस कॉलेज को देख के बहुत लग गया था कि कुछ नहीं होता, बहुत लोग दूर जाते हैं। कॉलेज अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे अच्छा फ़ील होना चाहिए, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए और कोई दिक्कत ना आए। तो फिर अब जो बच्चे ड्रॉप ईयर में हैं या नीट एस्पिरेंट जितने भी हैं, उनके लिए 3 बेस्ट एडवाइस क्या दे सकते हो? मॉक टेस्ट दो, एनालाइज़ करो और डीमोटिवेट होते हो तो बहुत नॉर्मल है, हर कोई होता है, कुछ नहीं होता बट खुद को ही दोबारा वापस लाना पड़ेगा उस फॉर्म में कि नहीं करना है, खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा एंड कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फ़ील हो रहा है तो बात करो जिससे भी कंफर्टेबल हो, अपने फ्रेंड से, सर से अगर सर के स्टूडेंट हैं तो उनसे बात करो या कोई और टीचर है उनसे बात करो। अकेला फ़ील मत करना, बहुत क्रूशियल टाइम है अभी तो ये टाइम एग्जैक्टली। वेस्ट नहीं करना ज़्यादा रोने-धोने पे। थोड़ा बहुत करा फिर दोबारा पढ़ाई पे आना है और सिलेबस अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं हुआ है तो अभी भी टाइम है, हो सकता है। थोड़ा स्ट्रैटेजीज़ बनाओ और दोबारा करने का ट्राई करो सब कुछ, जो बचा है और पेपर के साथ-साथ देना स्टार्ट करो, रिविज़न स्टार्ट करो, हो जाएगा। और एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना सीखो धीरे हाँ, धीरे। वो मॉक टेस्ट से ही आता है हम्म थोड़ा-थोड़ा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और बबलिंग कैसे करनी है और कौन से क्वेश्चन को स्किप करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कुछ-कुछ क्वेश्चन लेंथी आते हैं और टाइम का बहुत टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो कुछ-कुछ क्वेश्चन आपको देख के लग जाता है कि इनकी कैलकुलेशंस लेंथी होगी, तो वो क्वेश्चन स्किप करने होते हैं उस टाइम पे फर्स्ट। वो क्वेश्चन समझ आते तभी हैं जब आप मॉक टेस्ट देते हो। तो ex- वो मतलब यही है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सिर्फ़ सिलेबस से कुछ नहीं होता, हम्म, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। आप किस माइंडसेट से पेपर देने जा रहे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप क्या अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो क्वेश्चंस, आप बस लगे हुए कि क्वेश्चन पे 4-4 बार या फिर आप स्किप करके आगे मूव ऑन कर रहे हो। वो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं और वो चीज़ें प्रैक्टिस हो जाती हैं जब आप मॉक टेस्ट देते हो। ब्रिलियंट। अब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर पे आते हैं। एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस था काउंसलिंग का, जिसे आपने क्रॉस किया और फाइनली आप पहुंचे एएसएमसी देवरिया। तो कॉलेज कैसा लगा आपको फर्स्ट डे? अच्छा लगा मतलब जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे बेटर है। अच्छा कॉलेज है, अच्छे लोग हैं। ब्रिलियंट। नीट क्लियर करने के बाद सबसे पहला थॉट क्या आया कॉलेज रिलेटेड? क्योंकि एमबीबीएस में बहुत सारी बातें पहले ही बच्चा सर्च करने लगता है, सुनी होती है, रैगिंग भी होती है भाई, कॉलेज कैसा होगा, डांट पड़ेगी, अटेंडेंस के लिए जाना होता है। तो पहला थॉट इससे रिलेटेड क्या था? बहुत डर लगा हुआ था कि अब नीट कर लिया, अब एमबीबीएस कैसे करूँ?
कैसे हो पाएगी, कर लूँगी ना मैं, टफ होती है। और अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ तो कैसा होगा, इतना नई जगह, मैं कभी घर से अलग नहीं रही, तो हॉस्टल में रहना कैसा होगा, फैकल्टी कैसी होगी, पढ़ाई कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, बहुत डर लगा था। और वो अब डर अभी भी लगता है क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं आप कॉलेज में? थोड़ा नहीं, अब तो मतलब सब चीज़ फ़ैमिलियर हो गई कि फैकल्टी पता है, पढ़ाई थोड़ी बहुत समझ आ रही है, लोग और सही है। रैगिंग-वैगिंग होती है कॉलेज में? अच्छा, मेरी तो नहीं होती। अच्छा। तो जनरली आपके हिसाब से नहीं होती। ओके, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम थोड़े बहुत चलते हैं। सीनियर जूनियर इंटरेक्शन वो तो होता होगा। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो होती है रैगिंग, हमारे में तो नहीं, मेरी तो नहीं हो रही। ब्रिलियंट, चलो अच्छी बात है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। बहुत लगा था कि जाते ही थोड़ा बहुत चिल करना है, फिर पढ़ाई करेंगे। एडमिशन के दूसरे दिन ही टेस्ट था। और उस दिन के बाद से टेस्ट ही टेस्ट चल रहे हैं, छुट्टियाँ नहीं मिल पाती। लगा था कि हर 2-3 महीने में घर एक बार आ जाऊँगी, बट अब रियलाइज़ हो रहा है छुट्टियाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है, अटेंडेंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ओवरऑल खुश हो एमबीबीएस में एडमिशन लेके? हाँ, ब्रिलियंट, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हाँ, बहुत टफ चीज़ें होंगी और आई थिंक वो सब कोर्सेज़ में होती हैं, लेकिन आप ओवरऑल खुश रहने चाहिए जो भी चीज़, जो भी स्ट्रीम, जो भी कोर्स आपने चूज़ किया है। ओके, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का सबसे टफ सब्जेक्ट अभी तक कौन-सा लग रहा है? अभी सारे टफ लग रहे हैं अभी तो, क्योंकि अच्छा, अभी बहुत इनिशियल फेज़ है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है पढ़ना। तो एनाटॉमी लगता है कि एक एनाटॉमी में भी 4-5 अलग-अलग सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। फिर फिज़ियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री भी अभी ऐसे लगता है कि बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं, उनकी इतनी मोटी-मोटी बुक्स हैं, कैसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आई भी थी, जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो 1 महीने का बैकलॉग ऑलरेडी था। हुँ, तो वो बहुत डर लगता है कि अभी भी कवर करना है, अभी भी सारा कवर नहीं हुआ है, और सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा और है। कंटीन्यूअस टेस्ट भी। हाँ, टेस्ट में मतलब टेस्ट दे रहे हो, फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो, अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नीट और एमबीबीएस पढ़ाई में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? अ, सिलेबस का तो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। जितना लगता है कि नीट में बहुत 1 साल हम ले ले लेते हैं कि बहुत सिलेबस है। हुँ, एमबीबीएस का भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है। मतलब बहुत चीज़ें याद करनी है। मेरे को बहुत चीज़ें हैं कि रटना पड़ता है। और मेरे को रटने वाली चीज़ें पहले पसंद नहीं थी, बट अब थोड़ा लगता है कि नहीं, रटना तो पड़ेगा। बहुत हुँ, चीज़ें हैं समझ आती हैं, बट फिर भी थोड़े टर्म्स हैं, रटने पड़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री की साइकिल्स हैं, रटनी पड़ेंगी। कितना समझ भी लोगे, एक-एक डिज़ीज़ है, किस चीज़ से क्या डिज़ीज़ हो रही है, किसका क्या क्लिनिकल पर्सपेक्टिव है, वो सब एकदम से मेमोरी आपकी ऐसे लगता है कि इतनी नहीं है, नहीं याद हो पाएगा, बट धीरे-धीरे जब बार-बार पढ़ना पड़ता है उनको, पहली बार में याद नहीं होता है। तो फिर बहुत टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स हैं कि पढ़ो, फिर भूलो, फिर पढ़ो, फिर भूलो। लेकिन ये तो एमबीबीएस इज़ टफ और नीट? एमबीबीएस। MBBS. Okay. NEET is just a eligibility criteria for MBBS PG. NEET PG. नी नीट की बायो तो ऐसे लगती थी कि पढ़ी और थोड़ी बहुत याद हो ही जाती थी, फिर 1-2 बार पढ़ लिया, याद हो गई अब तो। ओके। क्या एमबीबीएस में आके भी प्रेशर फील होता है? बहुत। नीट से ज़्यादा, नीट से कम? अब ये है कि एटलीस्ट आ गया है तो कर लेंगे। वो मोटिवेशन आ जाती है कि एक बार पेपर क्रैक कर लिया है, बट एडमिशन हो गया है, हुँ, जैसे-तैसे अब करना है। ओके, बट वो उस टाइम पे बहुत रहता है कि होगा, नहीं होगा, तो वो वाली चीज़ खत्म हो गई है। ठीक है। अब तो बस किसी तरह पढ़ना है, हाँ, अटेंडेंस पूरी रखनी है और पास होना है। ये चीज़ सेम है कि उधर खुद को मोटिवेट करते थे कि पढ़ना है, खुद चूज़ हुँ, किया है। हुँ। अब ये है कि पढ़ना है, अब खुद डिग्री चूज़ करी है तो पढ़ना तो है ही, पढ़ने वाली डिग्रियाँ ही। अगर आज वाली हिमांशी 11th वाली हिमांशी से बात करें तो क्या एडवाइस देगी? गलतियाँ ही बताऊँगी कि ये मत करो, तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। क्लासेस रेगुलरली अटेम्प्ट करनी है, पेपर अटेम्प्ट करो, सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्रीज़ करो। मैं पहले सेल्फ स्टडी नहीं करती थी इतने अच्छे से, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड हो जाएगा। ओके, ब्रिलियंट। तो ओवरऑल ये जो पॉडकास्ट था आई होप बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिली होगी और बहुत सारे बच्चे कुछ सीखेंगे कि 11th 12th में कैसे अप्रोच रखनी है, ड्रॉप ईयर में कैसे अप्रोच रखनी है और कॉलेज
की रियलिटी थोड़ी अलग होती है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, और ये पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल होगा बहुत सारे बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच हिमांशी फॉर थैंक यू दिस सो पॉडकास्ट। एंड फ्यूचर डॉक्टर हिमांशी जो अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है, तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी जब आप एमबीबीएस फाइनल ईयर तक पहुंच जाओगे 3-4 सालों बाद। तो जब हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर वर्सेस फाइनल ईयर क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं और क्या क्या इन 4 साल के एमबीबीएस में बच्चा सीखता तो ऑब्वियसली बहुत कुछ है, लेकिन कैसे अप्रोच चेंज हो जाती है चीज़ों की। तो मिलते हैं अगेन एक नए पॉडकास्ट में। थैंक यू एवरीवन।